हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में जापान की डाइट के प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि जापान की राष्ट्रीय संसद एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है जिसे डाइट कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जापान की डाइट द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सभा है जिसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जापान की डाइट का जो प्रथम या निम्न सदन है उसको प्रतिनिधि सदन के नाम से जाना जाता है और जो द्वितीय या उच्च सदन है उसे सभासद सदन या पार्षद सभा का नाम दिया गया है। मित्रों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि प्रतिनिधि सदन जो है वो डाइट का प्रथम या निम्न सदन है। दोस्तों, प्रतिनिधि सदन में सबसे पहले हम प्रतिनिधि सदन की रचना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या और उसके चुनाव की पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 480 है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि 480 में से 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन शेष 180 सीटों के चुनाव जो हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवारों को नहीं अपितु राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि सदन जो है उसकी वर्तमान सदस्य संख्या 480 है और 480 में से 300 सदस्यों के जो चुनाव हैं वो एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन शेष 180 सीटों के चुनाव जो हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं। दोस्तों, कौन जो है वो प्रतिनिधि सदन का सदस्य बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो पहली योग्यता है दोस्तों कि वह जापान का जन्मजात नागरिक हो, देशीयकृत नागरिक नहीं हो। दूसरी योग्यता है दोस्तों कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है दोस्तों कि वह सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो। चौथी योग्यता है दोस्तों कि वह पागल अथवा दिवालिया न हो। पांचवी योग्यता है दोस्तों वह चुनाव क्षेत्र में कम से कम 3 साल से रह रहा हो। छठी योग्यता है दोस्तों कि वह कानून द्वारा डाइट की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो। और सातवीं योग्यता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये हैं दोस्तों प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। एक बार हम फिर पुनः इनको दोहरा लेते हैं। पहली योग्यता है कि वह जापान का जन्मजात नागरिक हो। दूसरी योग्यता है दोस्तों कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता है दोस्तों कि वह सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हो। चौथी योग्यता है दोस्तों कि वह पागल या दिवालिया ना हो। पांचवी योग्यता है दोस्तों कि वह चुनाव क्षेत्र में कम से कम 3 माह से रह रहा हो। छठी योग्यता है दोस्तों कि वह कानून द्वारा डाइट की सदस्यता के अयोग्य घोषित न किया गया हो। और सातवीं योग्यता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक साथ दोनों सदनों की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो हैं ये डाइट के प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सदन के कार्यकाल की। दोस्तों, सबसे पहले में ध्यान में रखना है कि जापान का जो वर्तमान संविधान है उस वर्तमान संविधान के आर्टिकल 45 के अनुसार प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष निश्चित किया गया है। परंतु दोस्तों, प्रतिनिधि सदन को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों, यदि प्रतिनिधि सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो या तो मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देगा या प्रधानमंत्री सम्राट से 10 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन को भंग करके नवीन चुनाव कराने की अपील कर देगा। दोस्तों, सम्राट प्रधानमंत्री की अपील पर प्रतिनिधि सदन को भंग कर देगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि यदि प्रतिनिधि सदन भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से 40 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन के लिए आम चुनाव होंगे और चुनाव संपन्न होने की तिथि से 30 दिन के अंदर डाइट अवश्य ही बुलाई जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान का जो नया संविधान है उस नए संविधान के आर्टिकल 45 के अनुसार
प्रतिनिधि सदन का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष निश्चित किया गया है, परंतु दोस्तों प्रतिनिधि सदन को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों अब अपन चर्चा करते हैं गणपूर्ति की, कोरम की। दोस्तों जापान का जो नवीन संविधान है उस नवीन संविधान के आर्टिकल 56 में कहा गया है कि डाइट के किसी भी सदन में तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित ना हों। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि जापान के संविधान के आर्टिकल 56 में कहा गया है कि डाइट के किसी भी सदन में तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि सदन की कुल संख्या के 1/3 सदस्य उपस्थित ना हों। तो कोरम जो है वो 1/3 सदस्य रखा गया है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सदन के पदाधिकारी की। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि सदन का जो सबसे प्रमुख पदाधिकारी है वो स्पीकर होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जापान का जो वर्तमान संविधान है उस वर्तमान संविधान के आर्टिकल 58 में कहा गया है कि दोनों सदनों को अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। स्पीकर का चुनाव प्रत्येक सदन के आरंभ में गुप्त मतदान से हस्ताक्षर किए गए मतपत्रों के आधार पर होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि सदन जो है उसके स्पीकर का चुनाव जो है वो उसके सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और स्पीकर का चुनाव सदन के आरंभ में सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान से हस्ताक्षर किए गए मतपत्रों के आधार पर होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्पीकर का चुनाव जो है वो दलीय आधार पर ही किया जाता है। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से अगर स्पीकर का पद रिक्त हो जाए तो नए स्पीकर का चुनाव होगा। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीकर के अलावा सदन में एक डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था है जो स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि स्पीकर की क्या कार्य हैं। दोस्तों स्पीकर का जो पहला कार्य है वो है अधिवेशन प्रारंभ होते ही स्पीकर ये देखेगा कि सदन में आवश्यक उपस्थिति है अथवा नहीं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीकर जो है वो अधिवेशन प्रारंभ होते ही ये देखेगा कि सदन की गणपूर्ति या कोरम पूरा हो रहा है या नहीं। दूसरा अपने को दोस्तों ये ध्यान रखना है कि वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरा दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि उसका कर्तव्य है कि वैसे विधेयकों पर सदन में विचार ना होने दे जो सदन की सुनिश्चित व्यवस्था के प्रतिकूल हों। चौथा दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है कि बोलते समय सभी सदस्य जो हैं वो अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। दोस्तों स्पीकर ही जो है उस सदस्यों को बोलने का क्रम निर्धारित करता है और उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीकर को ये अधिकार है कि वह कार्यों का कारण निर्धारित करे और विवादापूर्ण विषयों पर अपनी व्यवस्था दे अर्थात रूलिंग दे। अगला जो है वो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि स्पीकर ही सदस्यों द्वारा दिए गए मतों की गणना करता है, निर्णय घोषित करता है और समान मत आने पर निर्णायक मत भी देता है। दोस्तों स्पीकर ही इस बात का निर्णय करता है कि किस विषय पर कितने समय तक वाद विवाद हो और वही वाद विवाद समाप्त होने की आज्ञा देता है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसके अलावा वह सदस्यों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकता है, उन्हें सदन से बाहर जाने की आज्ञा दे सकता है और दीर्घाओं को खाली करा सकता है। दोस्तों वह सदन की मर्यादा और हितों का रक्षक है और सदन के सम्मान की रक्षा हेतु सभी प्रकार की उचित कार्यवाही वो कर सकता है। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़े सदन के पदाधिकारी स्पीकर के कार्यों के बारे में। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इस वीडियो में हमने डाइट का जो प्रथम या निम्न सदन है प्रतिनिधि सदन उसके बारे में जानने का प्रयास किया है। दोस्तों तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जापान की जो राष्ट्रीय संसद है वो एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है और उसे डाइट कहा जाता है। और डाइट के कितने सदन हैं दोस्तों? 2 सदन हैं। प्रथम सदन जो है वो प्रतिनिधि सदन है और दूसरा सदन जो है दोस्तों वो सभासद सदन है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है उस वीडियो में हमने प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ा है। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।